Now we are moving into the next topic, that is assets. So what do we mean by assets basically? Assets are the goods which are in possession of business, in possession of business. Okay. Secondly, these are valuable. Okay. These are valuable. Another is these are measurable in monetary terms. एक तो ये डेफिनेशन है कि ये बिजनेस की पोजीशन में होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होते हैं. ओके. Another important thing is that assets are those elements which help in providing benefits or earning profits for the business in future. ओके. तो फ्यूचर में अगर किसी बिजनेस को कुछ कमाई करनी है तो ये एसेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस को पैसा कमाना है तो उसके पास कम से कम कुछ एसेट्स होने चाहिए, जैसे कैश, फर्नीचर, मशीनरी. ओके. रॉ मटेरियल और स्टॉक. ओके. ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बिना कोई बिजनेस नहीं चल सकता. और ये एस्पेक्ट्स आपको हेल्प करते हैं टू अर्न बेनिफिट्स फॉर द बिजनेस इन कमिंग फ्यूचर. दैट्स व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज एसेट्स. सो इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ये एक बिजनेस की पोजीशन में है, ये वैल्यूएबल हैं और ये मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं. ओके. सो all these aspects are helping us in providing benefits or earning profits for the business in the future. अब इन एसेट्स को फर्दर हमने कैटेगराइज किया हुआ है. कैसे? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. ओके. Those assets which are with the business for a longer time period. Time period. That is more than 1 year.
ओके, तो ये किस में आते हैं आपके पास? नॉन करंट एसेट्स में। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ओके, देन मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कंप्यूटर्स। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये किस में आते हैं? ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हैं इनकी। ओके, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी लिख दो। तो ये सारे क्या हैं? नॉन करंट हैं इन नेचर। ओके, फॉर ए लॉन्गर टाइम पीरियड more than 1 year. Okay, these are those assets which are consumed within 1 year. Okay, and are generally used for proper functioning of any business. ओके, तो वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करते हैं ये। वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? शॉर्ट टर्म पैसा है, या तो ग्रॉस करंट एसेट्स को हम कहते हैं, टोटल करंट एसेट्स को हम वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं। ओके, या फिर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब जो आपके पास पैसा बचा है बिजनेस को चलाने के लिए विद इन 1 year, उसे हम करंट एसेट की डेफिनेशन में लेके आते हैं। अब नॉन करंट एसेट्स को फर्दर डिफाइन किया गया है किसमें? एक तो टेंजिबल एसेट्स है, ओके, दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स, और तीसरा है फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, टेंजिबल एसेट्स, those assets which can be touched or felt। ओके, जैसे आपके पास फर्नीचर है, प्लांट है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ओके, मशीनरी है, इन सबको आप टच कर सकते हो, आप इनको फील कर सकते हो। तो ये सारे जो एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सारे के सारे किस में आते हैं? टेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन में आते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स which can't be touched, okay, but can be felt। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ओके, ये सारी चीजें आप, गुडविल है, गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ये सारी चीजें जो हैं आप फील कर सकते हो मगर आप इनको टच नहीं कर सकते हो। ओके, फिर आपके पास फिक्टिशियस एसेट्स आते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आपके पास जिनसे कोई कैश या फर्दर बेनिफिट नहीं रियलाइज होते हैं। ओके, दोज एसेट्स फ्रॉम विच नो कैश और फर्दर
benefits are realized. ओके, तो ये वो एसेट्स हैं जैसे डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ओके, या एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटर्न ऑफ, मतलब वो खर्चा जो अभी तक आपका खत्म नहीं हुआ है, जिसका बेनिफिट, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मतलब हम ये कहते हैं कि एक आपने खर्चा किया कि सचिन तेंदुलकर को हायर किया 4 साल के लिए आपने एड के लिए, तो 1 साल का भी खर्चा तो आपने रिकॉर्ड कर लिया है, मगर 3 साल का अभी आपका यूज नहीं हुआ, तो वो जो बेनिफिट नहीं मिला है 3 साल का आपको अभी तक, वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा जो आपने सचिन तेंदुलकर पे इस साल किया है, उसे हम फिक्टिशियस एसेट मान के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देते हैं। तो ये आपके पास है फिक्टिशियस एसेट्स, और नॉमिनल एसेट्स भी कहा जा सकता है इनको। ओके, तो ये आपके पास हैं टेंजिबल, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस एसेट्स, करंट एसेट्स, ओके, एंड नॉन करंट एसेट्स। तो ये तो हमारे पास थे आपकी डेफिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू एसेट्स। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज योर, that is capital receipts and revenue receipts. Capital receipts and revenue receipts. Okay. Capital receipts कौन सी receipts हैं? Those receipts which are not generated in a regular business activity. Okay. And are generated from long term assets. For example, sale of land or building और मशीनरी। तो आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स को बेच के जो पैसा कमाया है वो किस में आ जाएगा? आपके पास कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। ओके, ये कैपिटल रिसिप्ट में आता है। ओके, तो दीज आर shown on the liabilities side of balance sheet, or as decrease in value of asset in balance sheet। अब आप कहोगे कि लायबिलिटीज साइड में कैसे इंक्रीज दिखा रहा है? लायबिलिटीज साइड में इंक्रीज ऐसे दिखा रहा है, आपने लॉन्ग टर्म लोन रेज कर लिया। अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन is being raised, रेस मतलब मार्केट से आपने उधार उठाया है, रेस फ्रॉम मार्केट। ओके, इट increases long term liability, okay, on the liability side of balance sheet।
या आपने कोई एसेट को सेल कर दिया है, तो उससे क्या हो गया, आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो आप बैलेंस शीट में अपने टोटल एसेट को, मान लीजिए कि आपने मशीन कोई आपने कोई मशीन खरीदी थी, ओके, तो मशीन, सॉरी, आपके पास कोई मशीन थी, तो आपने उसमें से एक पार्ट ऑफ मशीन को बेच दिया। ट्रक्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ट्रक्स हैं, तो आपने एक ट्रक को सेल कर दिया, तो 9 ट्रक्स की वैल्यू दिखेगी, और वो एक ट्रक आपका जो था वो आपने सेल कर दिया, तो उससे वो एसेट की वैल्यू रिड्यूस कर जाती है। तो मगर आपने उससे कैपिटल बेनिफिट हो गया, आपका कैपिटल अमाउंट, मतलब सेल ऑफ फिक्स एसेट्स बेचने से आपने जो पैसा रेज कर लिया वो कैपिटल रिसिप्ट है। ओके। या इसमें ऐसे हो सकता है कि आपके, हमने स्टडी किया था एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इफ प्रोप्राइटर introduces additional capital, additional capital, that too is capital receipt। उससे क्या होगा, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ओके। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हैं? दैट मनी विच इज earned on regular basis during a year in a business organization। For example, rent received, आप प्रॉपर्टी बिजनेस में हो, आप बिल्डिंग्स को रेंट पे देते हो, तो आपको जो रेंट रिसीव हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। या कमीशन रिसीव्ड, आप लोगों को घर रेंट पे अरेंज करके देते हो, तो आपको कमीशन मिलती है उस पे। या शेयर मार्केट में आप डील करते हो, तो उसमें जो आप शेयर्स की परचेज सेल में आपको ब्रोकरेज मिलती है या कमीशन मिलती है, वो क्या है, कमीशन रिसीव्ड। ओके। या डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, इसको हम कहते हैं, या आपने मनी अर्नड ऑन सेल ऑफ गुड्स, मनी अर्नड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दीज आर शोन ऑन इनकम साइड of trading and P&L account। ओके। तो डेबिट साइड एक्सपेंसेस होते हैं, और क्रेडिट साइड हम इसे कह सकते हैं क्रेडिट साइड, और इनकम साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये आपके पास है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स में डिफरेंस। ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है आपके पास? ओके। एक्सपेंडिचर एक बेसिकली क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी spent on acquiring asset, okay, comma, goods or services,
okay, to improve earning capacity of any business. Okay, that is coming under the definition of the expenditure. Okay, अब इसको हमने फर्दर डिस्टिंग्विश किया हुआ है दो पार्ट्स में। एक है आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट मनी which is spent to acquire assets for long term period. ओके, उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, these are considered as capital expenditure because the benefit generated from such expenditure is earned over a long period of time. ओके, ये तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब दूसरा वर्ड है आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोज एक्सपेंडिचर्स whose benefit is incurred within 1 year। ओके, जिसका फायदा 1 साल के अंदर अंदर मिल जाता है। ओके, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, उसे कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपके पास सैलरी हो गया, रेंट पेड हो गया, ओके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। ओके, एक डिफरेंस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में है, ये क्या करता है? इट इम्प्रूव्स अर्निंग कैपेसिटी। ओके, ऑफ बिजनेस, ये अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। ओके, इट इज नॉट इम्प्रूविंग earning capacity, rather it is helping in maintaining earning capacity। के जो कमाने की आपकी कैपेसिटीज हैं उसको मेंटेन करने में, जैसे मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखने में हेल्प करता है, वियर एंड टियर ज्यादा ना हो जाए, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस ऑन रेगुलर बेसिस करता रहता है, तो उससे क्या है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन्ड रहती है। ओके, और ये जरूरी नहीं है कि इससे अर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव हो,
मगर जो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब आप मशीन को अपग्रेड करते हो या ऐड ऑन करते हो मशीन्स को, जैसे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को इंक्रीज करते हो, तो उससे क्या है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है। ये डिफरेंस है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एक और एक्सपेंडिचर है आपके पास जिसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम फिक्टिशियस एसेट में भी इंक्लूड कर रहे थे, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? दोज expenditures whose benefits are generated over a number of years for which that expenditure is being done, has been done. फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल लिया था कि सचिन तेंदुलकर को हायर किया है 4 साल के लिए, तो 4 साल तक ये आपने खर्चा इस साल कर दिया। इस साल आपने उसे 50 करोड़ रुपीस दे दिए एडवर्टीजमेंट के। ओके, बट हर साल उसके एक्सपेंडिचर को हम डिडक्ट करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। मतलब हर साल 12.5 करोड़ रुपए हम माइनस कर देंगे अपने प्रॉफिट्स में से, और बाकी जो अमाउंट रह गई, जैसे फर्स्ट ईयर आपने 12.5 करोड़ माइनस कर दिए, तो 37.5 करोड़ बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाई देंगे। फिर सेकंड ईयर आपने 12.5 करोड़ माइनस कर दिए, तो आपके 25 करोड़ रुपीस दिखेंगे आपकी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर आपने 12.5 करोड़ माइनस कर दिए, तो लास्ट ईयर फिर आपके 12.5 करोड़ एसेट साइड में बैलेंस शीट के दिखेंगे। एंड लास्ट ईयर में आप क्या करोगे? तो मतलब ये 4 साल के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर स्प्रेड आउट हो जाएगा। आपका बेनिफिट जो भी है वो 4 साल के ऊपर काउंट किया जाएगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, then we are moving into the next element, that is your expense. अभी हमने वर्ड किया था एक्सपेंडिचर, अब हम वर्ड कर रहे हैं एक्सपेंस। ओके, एक्सपेंडिचर तो हमने अंडरस्टैंड किया है कि दैट इज ए द मनी स्पेंट इन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द मशीन और इक्विपमेंट और द एसेट्स व्हिच वी आर यूजिंग, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं हम उसे। ओके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? वो सारा पैसा जो आपने खर्च किया है to acquire long-term assets for increasing the earning capacity of the business. अब आ जाते हैं हम एक्सपेंस के ऊपर। ओके, एक्सपेंस बेसिकली क्या है? एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग और सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो ये आपके पास कॉस्ट जो आपने इनकर की है, ओके, फॉर सेलिंग एंड प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, फॉर
generating revenue. ओके, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपने जो खर्चा किया है, मतलब सामान रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, फिर मार्केटिंग करके उसको मार्केट में सेल करके वहां से पैसा कमाने में जो आपने खर्चा किया है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। और इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरी, ओके, या रेंट पेड। रेंट पेड आपको क्या कहते हैं? कहीं आपने साइन बोर्ड लिया है फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस, तो उसका रेंट पे करोगे। या आपने कोई और हायर किया जिससे आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो रेंट पेड है उसका। या बिल्डिंग है जहां से आप अपना बिजनेस चला रहे हो, तो उसका रेंट पेड है। ओके, कमीशन पेड। ओके, या आपने जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया है, तो ये सारे क्या हैं? वो एक्सपेंसेस जिससे आप रेवेन्यू को जनरेट कर रहे हो। दैट मनी विच हैज बीन स्पेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and further sale of goods and services to generate revenue is coming under the definition of your expense. Okay, so आज के लिए इतना ही हम करेंगे. Okay, any doubts you can ask? हाँ जी, कोई डाउट्स हैं तो प्लीज आस्क. Sir, please tell fictitious asset. फिक्टिशियस एसेट वो होते हैं कि जिसमें आप कोई कैश जनरेट नहीं कर रहे हो. ओके, मतलब जैसे आपका डिस्काउंट रिटर्न ऑफ है, आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा था, तो उसमें आपने उसको कहा कि अगर आप कैश को हमारे को पे कर देते हो विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज, तो हम आपको डिस्काउंट देंगे कैश में. ओके, तो आपने डिस्काउंट दे दिया उसका, उससे आपका कैश जनरेट नहीं हुआ ज्यादा, बट आपका बिजनेस जनरेट हुआ. क्योंकि जो सामने वाला है उसको ये समझ आ रहा है कि अगर मैं इसको एडवांस में पेमेंट कर दूंगा तो मेरे को ये बेनिफिट देगा, तो वो और जितना भी गुड्स परचेज करेगा, वो उसके लिए क्या करेगा कि वो जल्दी पेमेंट कर देगा. इससे क्या है कि आपका जो कैश फ्लो है वो इजी हो जाता है, और कैश फ्लो इजी होने से आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी को और एक्टिवेट कर सकते हो. बट इसमें कोई आप पैसा जनरेट नहीं कर रहे हो, कोई पैसा नहीं कमा रहे हो, बट ये है कि हाँ, बिजनेस एक्टिविटी आपकी फास्टन अप होती है, स्पीड अप होती है, तो इसलिए हम इसे फिक्टिशियस एसेट कंसीडर करते हैं. एनी अदर डाउट? And sir, PL account, profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट होता है. इसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम इंक्लूड करते हैं टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. एनी अदर And डाउट? sir, current asset. करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो आप शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करते हो, विद इन 1 ईयर. जैसे आपके पास डेटर्स हैं, किसी से किसी को आपने उधार दिया हुआ था, उससे आप पैसा लेओगे. कितने मंथ्स में? विद इन 1 मंथ, 2 मंथ्स और 3 मंथ्स. मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपके पास. या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, विद इन 1 ईयर आप कंज्यूम कर लेते हो उस इन्वेस्टमेंट को. ओके, या बिल रिसीवेबल है, या स्टॉक है आपके पास गुड्स का, तो वो आप 1 साल से ज्यादा तो रखते नहीं हो, विद इन 1 ईयर कंज्यूम करते जाते हो. वो सारे एसेट्स जो आपके पास हैं और विद इन 1 ईयर कंज्यूम होते जाते हैं फॉर एफिशिएंट रनिंग अप ऑफ द बिजनेस, उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? करंट एसेट्स कंसीडर करते हैं. और कोई डाउट? Okay, sir. एनी अदर डाउट? नो? ओके, we are finishing up our lecture here only. Thanks.